हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट रहने वाला है जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम में आए थे। तो इस टेस्ट से, इस मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा, पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और उस हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। और यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरी क्लास है, पिछली क्लास का खास रेस्पॉन्स आपको आया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कम से कम आपको 100 जो है वो मॉक मैं करवा दूंगा, यदि आपका थोड़ा सा भी आप हेल्प करते हैं, थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, तो 100 से ज़्यादा मैं मॉक आपको करवा दूंगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी मैं बताता हूँ उनको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा गया, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। मतलब इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्रिया, कथक, मणिपुर या ओडिसी, कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जागोई, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आराम से सोचकर बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी थोड़े बहुत बताने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, जागोई जो है वो मणिपुरी नृत्य की एक शैली है। अब चलिए मणिपुरी नृत्य के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो मणिपुरी नृत्य है उसका जो खास जो सेंटर है, जो केंद्र है, यानी जो पूरा का पूरा जो केंद्र है वो किससे रिलेटेड है, तो ये भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। इसका जो केंद्र है वो है भगवान कृष्ण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यह इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो है वो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये जो है वो नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः जो है इसको कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं, नृत्यांगनाओं द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और जो है वो आप नोट कर लीजिए कि ये जो है वो किसने स्टार्ट किया था, तो 18वीं सदी में जो है वो राजा जिनका नाम था भागचंद्र। ठीक है, 18वीं सदी में देखिएगा, 18वीं सदी में राजा भागचंद्र ने की जो है वो नेतृत्व में इसको मतलब पुनर्जीवित किया गया था, या फिर ऐसा मान सकते हो कि इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये भी नोट कर लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसको पुनर्जीवित करने में या इसको आगे बढ़ाने में थोड़ा हेल्प किया था, और शांति निकेतन के अंदर इसको प्रचलित किया था। जो शांति निकेतन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और जो है वो आप नोट कर लीजिए, जो मैं आपको बता देता हूँ कि थांगटा और जो संकीर्तन है वो इसी से प्रभावित है। ठीक है, इसी मणिपुरी नृत्य से जो है वो प्रभावित है। एक प्रकार के क्वेश्चन और आपसे पूछे जा सकते हैं कि मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड कौन कौन से जो है वो नर्तक हैं या नृत्यांगना हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मणिपुरी नृत्य का होता है वो देखिए, जावेरी बहनें इनसे रिलेटेड है। मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड कौन है, जावेरी बहनें। जावेरी बहनें, इनका चार नाम है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। आई थिंक आप यदि तैयारी कर रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनका नाम है, लिख लीजिएगा। देखिए इस पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ नाम। नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ठीक है, क्या नाम है, नैना, नैना, दूसरा नाम है आपका सुवर्णा। ठीक है, और तीसरा नाम, मतलब चार बहनें थी जिसको जावेरी बहनें कहते हैं, और एक था रंजना, एक का नाम, और जो चौथी बहन थी उनका नाम था दर्शना। ठीक है, ये चार बहनें थी और इनको झावेरी बहनें कहते हैं। इनका नाम अलग से भी पूछ सकते हैं, ये मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि गुरु विपिन सिंह जो है वो किससे रिलेटेड है, तो गुरु विपिन सिंह भी आपके मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है। और इसके अलावा एन माधवी देवी जो है वो भी आपका मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन मणिपुरी नृत्य से बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, और शायद ही कोई ऐसा कुछ बचा होगा जो मणिपुरी नृत्य के बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऑप्शंस के बारे में भी और बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, हम सत्रिया नृत्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबके बारे में तो नहीं बात कर सकते, सारे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सत्रिया नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो वैष्णव संत जो शंकरदेव थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और ये असम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, असम से। ठीक है, सत्रिया नृत्य असम से रिलेटेड है। और ये जो है वो वैष्णव संत जो थे जिनका नाम था शंकरदेव, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इस सत्रिया नृत्य का जो उल्लेख है वो भरत मुनि द्वारा जो रचित है, आपको पता होगा नाट्य शास्त्र, उसमें भी उसका उल्लेख किया हुआ है। और ये भक्ति आंदोलन से जो है वो प्रेरित था सत्रिया नृत्य। तो बाकी जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे। और ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और सारे के सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया देखिएगा, सॉरी इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये आपको बताना है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छऊ। ठीक है, छऊ। आपको छऊ जो नृत्य शैली है इसमें उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। अब हम बात करते हैं छऊ के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूँ। देखिए एक्चुअल में तो छऊ जो है वो एक्चुअल में छऊ की 3 शैलियाँ हैं, 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। जो झारखंड में जिस प्रकार का छऊ किया जाता है उसको बोलते हैं सरायकेला। देखिए लिख लीजिएगा, झारखंड में किस, ये छऊ 3 राज्यों में किया जाता है, 3 प्रकार के हैं। देखिएगा झारखंड में जो किया जाता है उसके बारे में बता देता हूँ। झारखंड में जो किया जाता है उसको मैं नोट करवा देता हूँ, सरायकेला छऊ। ठीक है, सरायकेला। ओडिशा में जो छऊ जिस प्रकार का किया जाता है उसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ। और इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मोर उड़ता है तो मयूरभंज छऊ को उड़ीसा में हो जाएगा। और पश्चिमी बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, जो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि पै से पश्चिम बंगाल और पै से पुरुलिया छऊ, इस तरह से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मयूरभंज से उड़ जाएगा, मतलब मयूर जो है वो उड़ता है तो मयूरभंज छऊ किससे हो जाएगा, ओडिशा से रिलेटेड। और पश्चिम बंगाल में भी पे आता है और पुरुलिया में भी पे आता है, तो बच गया। बचा सिर्फ एक है जो आपको याद रखना है, झारखंड में सरायकेला, जो अपने आप ही बच जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है वो अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया देखिएगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा नोट कर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया 1958 में, यानी 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को फतेह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में, मतलब 1966 में ही, एक साल के अंदर ही 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतना आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले और कहाँ से डोवर से केलिस तक कौन भारतीय थे, ये आपको बताना है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें ये दिया गया है, जिन्होंने और क्या किया था कि एक साल के अंदर 1966 में क्या किया था, 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र भारतीय भी वो हैं। तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से सोच के बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिहिर सेन। देखिए एसएससी जो है वो डिट्टो क्वेश्चन पूछती है, जो पिछले एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करके दे देती है। थोड़ा बहुत उसमें जो है वो चेंज कर देती है शायद थोड़ा, या फिर जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर में, आंसर पूछा है वो क्वेश्चन में, उस हिसाब से दे सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये आपको बताना है कि कौन सी जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जलवायु को जो है वो प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आपको सर्च करके आपको आराम से लिखना है। देखिए आप कहीं देख लीजिएगा, आपको याद नहीं है तो, कि जो है वो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि आपको ये पता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जितने भी, चलो मैं बता देता हूँ, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 के 8 जो है वो आपको नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मैं थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताने चले जाऊँगा तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा उस क्लास को देखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो पूरी तरह से जनगणना कब से शुरू की गई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, 1882, 1880, 1887 या 1881। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। ठीक है, एक्चुअल में जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1862 में। ठीक है, 1862 में, 1872 में हुई थी। और जो लेकिन ये जो है वो नियमित रूप से नहीं थी उस समय, लेकिन हुई सबसे पहले यही हुई थी। लेकिन पूर्ण जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन काफ़ी बार जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जो हमारी 2011 की जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 15वीं जनगणना थी, ये आपको याद रखिएगा, 15वीं जनगणना थी। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये जो 2011 में जनगणना हुई थी वो आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी, तो ये जो है वो 7वीं जनगणना थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 7वीं, आज़ादी के बाद जो थी वो 7वीं जनगणना थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं, जो मैं आई थिंक बताना इतना, अलग से मैं एक क्लास लेके आऊँगा
जो पूरी जनगणना के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चलो मैं बता देता हूँ कि साक्षरता दर जो है वो 2011 की जनगणना अनुसार भारत का वो कितना था, 74.0 आपका 4 रहा था, ठीक है, 04 74.04 रहा था। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता दर कितना था, तो 82 के आस 82 पॉइंट समथिंग था, जो एग्जैक्ट था 82.14 के आसपास था, ठीक है। इसके अलावा महिला जनसंख्या जो है वो साक्षरता दर भी पूछी जाती है, तो वो था 65.46 के आसपास था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताना चाहूँ, हाँ बता सकता हूँ। जैसे काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि कौन सा धर्म से रिलेटेड कितना प्रतिशत था, ठीक है, कौन सा धर्म कितना प्रतिशत था। जैसे हिंदू जो है वो कितने परसेंट थे, 79.8% थे, ईसाई 2.3 थे, बौद्ध जो 0.7 थे, मुस्लिम 14.2 थे, सिख जो है वो 1.7% थे, जैन जो है वो 0.4% थे, जो, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं और मैं लिख कर देता हूँ। यदि आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा और सारे के सारे जितने भी मैंने नोट करवाए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट वो लिखे हुए होंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसके द्वारा, किन किन लोगों के द्वारा जो है वो मिलकर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या किन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति का जब आ ही गया राष्ट्रपति के बारे में, तो थोड़ा बहुत इनके राष्ट्रपति के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति से 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लीजिएगा, बाकी धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब राष्ट्रपति की बात हमने कर लिया है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वो उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 63 में है, ठीक है, किस में है, आर्टिकल 63 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इतना याद रख लीजिएगा कि बेलों को जो है वो इसमें सम्मानित किया जाता है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोला महोत्सव, ठीक है, पोला महोत्सव जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ी पड़वा भी आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है और काला घोड़ा या फिर काला घोड़ा जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, वो आपका मुंबई में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। तो मतलब भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद जो है वो शामिल थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम में काम आए वो, ठीक है। तो इसके ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। देखिएगा सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मैंने आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछा है, सॉरी देखा है, वो ये क्वेश्चन है संविधान सभा के सचिव के बारे में, ठीक है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, मतलब जो हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की गई थी उसके सचिव कौन थे। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के सचिव, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संविधान सभा के सचिव, सभा के सचिव। तो इसका इसका जो है वो आंसर हो जाएगा HVR अयंगार, HVR अयंगर। आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है, लिखना इतना आसान यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो है, हाँ, कि जो संविधान सभा का जो 7वां अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी को जो है वो श्रद्धांजलि दी गई थी। और आप ये भी याद रख लीजिएगा कि भारतीय संविधान को जो जिन्होंने हस्तलिखित लिखा, मतलब जिन्होंने हाथ से लिखा था, मतलब पांडुलिपियों को, या फिर भारतीय संविधान की जो मान सकते हो आपने, जो जिन्होंने भी लिखा था उनका नाम क्या था भारतीय संविधान को, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तो बाकी जो है वो जैसे जैसे आगे क्वेश्चनों में आता जाएगा हम लोग और ज़्यादा कवर करते चलेंगे। लेकिन जैसे भी भले ही आप नोट ना भी करोगे तो भी मैं इतनी बार आपको हर एक पॉइंट को बता दूंगा कि उससे आपको जो, चलो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है और संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई है, ठीक है। ठीक है, ये आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है और उसकी जो शुरुआत है वो कब से की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपका साइंस का क्वेश्चन है कि मोस और मार्केसिया, ने नहीं है यहाँ पे, मार्केसिया है सिर्फ, मोस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है कि पादप पादप जगत जो है वो किसके अंदर आता है, मास और मार्केसिया जो किस पादप जगत में आते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है सेवाल, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये आप बता दीजिएगा मोस और मार्केसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मोस और मार्केसिया जो है वो ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो देखिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत या फिर पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है, या याद रखिएगा उभयचर, पादप वर्ग का उभयचर किसी को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा के कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और ऑप्शन जो है वो मोस को फ्यूनेरिया भी कहते हैं, मोस को आप ऐसा मान सकते हो फ्यूनेरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा को जो है वो इस वर्ग के जो पौधे हैं, जो थैलोफाइटा की हम बात करते हैं, रुकिएगा, हाँ अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जैसे हैं, तो थैलोफाइटा की हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा। तो देखिए थैलोफाइटा से रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, थैलोफाइटा के, ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, तो इसको याद रख लीजिएगा। थैलोफाइटा का जो ठीक है, इनको क्या जाता है, थैलोफाइटा के जो होते हैं पौधे होते हैं, इनको नॉर्मली सेवाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेवाल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इनके एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, ये सब जो है वो ये जो है वो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको थैलोफाइटा के मैंने एग्जाम्पल बता दिए, ब्रायोफाइटा के बता दिए, अब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्न, लिख लीजिएगा फर्न, ठीक है। इसके अलावा मार्सिलिया, ठीक है, मार्केसिया नहीं मार्सिलिया टेरिडोफाइटा के, और इसके अलावा हो जाएगा हॉर्स टेल, ये सब हॉर्स टेल, ये सब 3 एग्जाम्पल जो है वो टेरिडोफाइटा के हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपसे क्या पूछा गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका, ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी जो है वो उगाई जाती है, तो आपको बताना है अरेबिका प्रकार की जो कॉफ़ी है वो कौन से राज्य के अंदर जो है वो उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको अब जो है वो क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे जो है वो 2 अनुच्छेद हैं, कौन से आर्टिकल हैं, ऐसे मतलब मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के टाइम भी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% कहा जाता था, मतलब 25% जो मराठे जो हैं वो जो कर लेते थे, टैक्स लेते थे दक्कन के अंदर, तो उसका जो 25% हिस्सा था उसको किस नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये हमें आपको बताना है। तो ये हो जाएगा चौथ, चौथ जो लेते थे वो 25% होता था, चौथ का मतलब ही मतलब होता है ना चौथ। और सरदेश मुखी भी ये है जो मराठी ही लेते थे, सरदेश मुखी आई थिंक ये 10% था, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। 10% जो था वो था सरदेश मुखी और 25% जो था वो था आपका चौथ, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गेलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जो गेलो जनजाति है कृषि त्यौहार मनाती है, एक गेलो जनजाति कृषि त्यौहार मनाती है, उसका नाम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है मोपिन, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, देखिएगा मोपिन जो है वो नोट करके लिख लीजिएगा। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का है और कौन सी जनजाति, गेलो जनजाति जो है इसको मनाती है, और एक प्रकार से ये कैसा त्यौहार है, कृषि का त्यौहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया, एस्किमो जो जनजाति होती है वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, एस्किमो जो है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके सामने है, शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, स्वाना घास का मैदान, या फिर उष्ण कटिबंधीय
वर्षावन क्षेत्र। तो ये आपका जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जितने भी आपकी विश्व की जनजातियों से रिलेटेड एक बार जब आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से क्लास, जितने भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अलग से टॉपिक्स के ऊपर क्लासेज लेके आनी है या फिर इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आपको करवाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी करगम भी बोलते हैं और करागम भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। करगम या करागम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिए। पेंगोंग शो झील कहाँ स्थित है? तय नहीं है, इसको शो ही बोलते हैं, ठीक है। तसो नहीं बोलते, इसको शो ही बोलते हैं, ठीक है। पेंगोंग शो झील कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है और आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ठीक है। पेंगोंग शो झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपसे पूछा गया, जो आपके 16 महाजनपद हैं उनकी आप राजधानियों को एक बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। यदि आप मतलब समझ नहीं पाते हैं या फिर याद नहीं रहता है तो उनको 10 से 15 बार 20 बार लिख लीजिएगा एक बार। तो काफ़ी बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उनको एक बार देख लीजिएगा। तो प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो हम बताना है कि इनमें से कौन सा जो महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग, ठीक है। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1887 के बीच जो भारत पर शासन किया था? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछते हैं डायरेक्ट ये चीज़ें देकर। यदि मतलब मान के चलिए पूरे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनर को टिपिकल करना होता है पेपर को, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्चुअल में ये करने लायक होते भी नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत काफ़ी टिपिकल रहते हैं। बाकी हम लोग इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। निम्नलिखित में किसने 1266 और 1287 के बीच जो है वो भारत पर शासन किया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर जो है वो बता दीजिएगा यदि आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गयासुद्दीन जो है वो बलवन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य तो था, उसकी नींव जो है वो किसने रखी थी या इसका स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें बताना है विजयनगर साम्राज्य का शासक था, मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसे गज बेटकर की उपाधि मिली थी, ठीक है। ऐसा कौन सा विजयनगर साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसको गज बेटकर की उपाधि मिली थी? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर जो है वो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, ये आपको बताना है। तो एक बार आप एक क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अंत में। देखिए आपने पूरी क्लास को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर और अलग से अलग टॉपिक के ऊपर अलग से क्लासेस भी लाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको बताना है कि विजयनगर की स्थापना जो है वो कब की गई थी और किन के द्वारा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी और किन के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।